बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 है ये ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। हम इससे पहले 5 लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स के बारे में और डिफरेंशिएशन ऑफ फैक्टर्स और इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर्स के बारे में सीख चुके हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम जो है ये एक कैलकुलस का बेसिक थ्योरम जिसमें हम देखते हैं कि हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसल आउट होते हैं। इस बेसिक थ्योरम के फैक्ट को यूज़ करके डिराइव किया जाता है। यानी हम देखते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो उसका डिफरेंशियल भी मौजूद है हमारे पास डी ऑफ डी टी ऑफ एफ ऑफ टी, और फिर इसका इंटेग्रल भी मौजूद है। यानी इफ़ वी टेक द इंटेग्रल ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन देन दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द फंक्शन। ये एक बेसिक थ्योरम है कैलकुलस का कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब एक साथ अप्लाई किए जाते हैं तो हम फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू जो है रियल फंक्शन उसको हम हासिल कर लेते हैं। तो ग्रीन थ्योरम इस फैक्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास एक थ्योरम को डिराइव करता है, जिसके अंदर हम जब इसको एक प्लेन के ऊपर बात करते हैं इम्पोज करने की, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में या फिर सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल देता है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, हम अगर इसको 2 डायमेंशन में यूज़ करते हैं तो स्टोक्स थ्योरम ग्रीन थ्योरम की एप्लीकेशन है। अगर 3 डायमेंशन में ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल किया जाए तो हम आगे जाके देखेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम भी इसी की एप्लीकेशन बनती है। तो इसलिए ग्रीन थ्योरम जो है ये बेसिक थ्योरम है। इसके बाद फिर हम स्टोक्स थ्योरम और जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसी थ्योरम की हेल्प से उनको डिराइव कर सकते हैं, या इसी कंसेप्ट की बुनियाद पे हम उसको डिराइव करेंगे। तो देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ क्या है। हाँ जी, तो स्टेटमेंट मैंने इसकी लिख दी है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इसमें इसकी लेफ़्ट साइड पे लाइन इंटीग्रल मौजूद है और राइट साइड पे एक सरफेस इंटीग्रल मौजूद है, जो कि डबल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा डेफिनेटली। तो इसलिए हम देखेंगे कि वी कुड evaluate either a line integral around a closed path or a double integral over the area enclosed, whichever is easier to do। यानी हम लाइन इंटीग्रल को सॉल्व कर लें, चाहे हम एक रीजनल इंटीग्रल को या फिर सरफेस इंटीग्रल के डबल इंटीग्रल को सॉल्व कर लें, जो भी हमारे लिए इजी टास्क होगा हम उसको सॉल्व करके तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यही इसका बेनिफिट है हमें ग्रीन थ्योरम का, कि हमें लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना आसान हो तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट को सॉल्व करना आसान हो तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी हमारे लिए आसान होगा हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो स्टेटमेंट में देखें, वो कह रहा है कि हमारे पास इफ़ फाई ऑफ एफ एक्स वाई एंड साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड करली फाई ओवर करली वाई एंड करली साई ओवर करली एक्स बी कंटिन्यूस फंक्शन ओवर ए रीजन आर bounded by simple closed curve C in xy plane, then enclosed integral of phi f dx plus psi f d phi is equal to a regional integral or surface integral of the curly psi over curly x minus curly phi over curly y for the particular region of area into dx into dy। ये ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट है। हमें नज़र आ रहा है कि इसकी लेफ़्ट साइड पे एक लाइन इंटीग्रल है और राइट साइड पे एक सरफेस या फिर एक रीजनल इंटीग्रल है। तो इसकी स्टेटमेंट को या इसकी जो डेफिनेशन है इसको हमने अब प्रूफ करना है। तो जो एज्यूम की गई हैं चीज़ें हम उसको एक फ़िगर के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। कि लेट्स से कि हमारे पास एक फ़िगर है कि वो कह रहा है जी एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास एक रीजन मौजूद है। तो देखें, सो लेट्स से कि ये एक एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर हम एक क्लोज कर्व ले लेते हैं। ये हमारे पास एक क्लोज कर्व है, सी क्लोज कर्व है। लेट्स से कि इसके
ये हम दो बाउंड्री पॉइंट लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ये ए और सी बाउंड्री पॉइंट हैं, और ये इसके दो बाउंड्री पॉइंट्स ले लेते हैं बी एंड डी। ये अलोंग एक्स एक्सिस इसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अलोंग वाई एक्सिस इसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आप लिमिट्स भी कह सकते हैं कि ये लिमिट ए से सी तक है और इसकी लिमिट है बी से डी तक, ये बी से डी तक जा रहा है। हम इस पूरे कर्व सी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ए से सी तक एक पार्ट हो गया ये, यानी यहाँ से लेकर ए से बी तक, बी से फिर सी तक, और सी से डी तक, फिर डी से ए तक जो है वो एक पार्ट हमने कंसिडर कर लिया। तो जो ए से सी तक पार्ट है उस कर्व की इक्वेशन को हम y इक्वल टू वाई 1x लिख देते हैं, और जो सी से लेकर ए तक है वो उसको हम सेकंड कर्व का नाम दे देते हैं, यानी इसको C1 कह देते हैं बॉटम कर्व को, और इसको C2 बोल देते हैं। और जो अपर कर्व है उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू वाई 2x। जी, तो ये ग्रीन थ्योरम की जो फिगर है उसको मैंने ड्रॉ किया है। अब आप देखेंगे कि हम इस रीजन R की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक क्लोज कर्व C है, लेट्स से कि ये बाउंड कर रहा है एक रीजन R को एक्स वाई प्लेन के अंदर, और इस रीजन R के अंदर हमारे पास ये चार फंक्शन जो हैं फाई, साई और करली फाई ओवर करली वाई और करली साई ओवर करली एक्स, ये चारों फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हैं इस रीजन में। तो तब हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो अब देखते हैं एक्चुअली हम यहाँ पे शो ऑफ कर दें कि इसकी टू टर्म्स हैं फाई एफ डी एक्स प्लस करली साई एफ डी वाई। तो ये जो टर्म है साई एफ डी वाई, इसका रिलेशन डेफिनेटली इस टर्म के साथ है, और ये जो टर्म है फाई एफ डी एक्स, इसका रिलेशन इस पूरी वैल्यू के साथ है। तो हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ये देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू शो दैट द डबल इंटेग्रल ऑफ द, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका डबल इंटेग्रल मौजूद है, किसका, करली फाई ओवर करली वाई, इसका डबल इंटेग्रल मौजूद है। सो वी आर गोइंग टू शो दैट द डबल इंटेग्रल ऑफ द करली फाई ओवर करली वाई ओवर द पार्टिकुलर एरिया ए कह लें या एरिया आर कह लें, जिस जो कर्व बाउंड कर रहा है, ओवर द पार्टिकुलर एरिया ए इज इक्वल टू द लाइन इंटेग्रल ऑफ फाई, ये फाई का लाइन इंटेग्रल बन रहा है अराउंड सी। तो मैं इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिख भी देता हूँ कि हमारा टास्क क्या है, फिर हम इसको प्रूव करते हैं। सो जो आपके सामने मैंने बोला है मैं इसको लिख देता हूँ। सो बच्चों, हमारा जो टास्क था हमने उसको एक टेक्स्ट की फॉर्म में लिख लिया है ताकि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू शो दैट द डबल इंटेग्रल ऑफ करली फाई ओवर करली वाई ओवर द एरिया ए इज इक्वल टू द लाइन इंटेग्रल ऑफ फाई अराउंड सी। ये हमारा टास्क है, ये इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो देखें जी, अब हम इसका प्रूव करते हैं। सो बच्चों, हम प्रूफ में इसी फिगर को सामने रख रहे थे, इसलिए मैंने इसको वाइप आउट नहीं किया। तो इसमें देखिए हमारे पास एक कर्व है, कर्व सी, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो एक पार्ट इसका C1 है, C1 जो है वो A B C को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड पार्ट जो है इसका C2 है, C2 पार्ट जो है वो C D A को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमने पहले ही बोल दिया है कि लेट्स से कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसकी इक्वेशन y1x है, जो सेकंड पार्ट है इसका, इसकी इक्वेशन y2x है। तो इसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख लें जी बच्चों। तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया इसका कि कंसीडर द फिगर इन विच ए कर्व C इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मीन टू से इनटू टू कर्व्स C1 and C2, ABC and CDA. Let the equation of C1 be y equal to y1x and equation of C2 be y equal to y2x. Let us consider the value. मैं पहले ही बता चुका था कि हमने प्रूफ क्या करना था कि जो करली फाई ओवर करली वाई है, करली फाई ओवर करली वाई, इसका हमने डबल इंटेग्रल यानी सरफेस इंटेग्रल जो है इसको साबित करना था कि इसके लाइन इंटेग्रल के इक्वल है। इसलिए हमने
इसके लाइन डबल इंटीग्रल की जो टर्म थी थ्योरम के अंदर, दो टर्म थी। पहली टर्म थी करली साई ओवर करली एक्स, और दूसरी टर्म थी करली फाई ओवर करली वाई, राइट साइड की में जो टर्म थी। तो उसमें से एक वैल्यू मैंने ले ली है, मैं पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और हमने ये साबित क्या करना है कि इसका जो डबल इंटीग्रल है वो फाई के सिंगल इंटीग्रल के क्लोज इंटीग्रल के बराबर आएगा। तो इसलिए हम इस टर्म से आगाज़ करेंगे, और इसकी जो सेकंड टर्म थी, कौन सी वाली सेकंड टर्म थी, यानी इसको हम इसके बराबर साबित करेंगे कि क्लोज कर लाइन इंटीग्रल अराउंड द क्लोज कर फाई ऑफ डी एक्स के। तो ये हमारा टास्क था, मैंने आपके सामने अभी टास्क लिखा था ना कि वी वांट टू शो दैट द डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन करली फाई ओवर करली वाई इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन फाई अराउंड द क्लोज पाथ सी। तो ये हम साबित करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी इस टर्म से आगाज़ किया है। इस टर्म से आगाज़ करके हम ये वाली टर्म प्रूव करेंगे। तो इसलिए इसको मैं फ़िलहाल बाय आउट कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये प्रूव करना है। तो सिंपली आप देखें, सिर्फ आपने करना क्या है इसमें कि इसके दो इंटीग्रल हैं रीजन आर के ऊपर। तो ये रीजन आर है पूरे का पूरा, ये जो रीजन है इसको हमने रीजन आर का नाम दिया हुआ है। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। एक इंटीग्रेशन को इस तरह से हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ करली फाई ओवर करली वाई इंटू डी वाई, इसको ब्रैकेट में सेपरेट कर लिया, और इंटू डी एक्स जो है वो हमने सेपरेट कर लिया। यानी जस्ट हमने यूँ समझ लें कि जो डी एक्स और डी वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रल था उसका डी वाई का इंटीग्रल सेपरेट कर दिया, और डी एक्स का इंटीग्रल जो है उसको सेपरेट करके लिख दिया। अब हम इसके सेकंड स्टेप के अंदर, आप इसी जगह पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं स्पेस कम होने की वजह से इसको सेकंड स्टेप को इसी जगह पे ये टर्म कर देता हूँ। जस्ट हमने जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई करनी है। तो हम डी एक्स के अलॉन्ग जो कर्व की लिमिट थी वो थी ए से सी तक, तो इसलिए हम उसकी लिमिट लगा देते हैं एक्स फ्रॉम ए टू एक्स इक्वल टू सी, ये इसकी लिमिट है। लेकिन हम जब देखते हैं करली फाई ओवर करली वाई इंटू डी वाई, तो फाई की प्रॉपर इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसलिए हम इसकी इक्वेशन की फॉर्म में लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं कि ये y इक्वल टू वाई वन एक्स इसकी लोअर लिमिट है, और y इक्वल टू वाई टू एक्स इसकी अपर लिमिट है। ये देखें, हमने इसकी लिमिट अप्लाई कर दी। x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू सी, हमने x इंटीग्रल की लिमिट अप्लाई करी, और जो y वेरिएबल है उसकी हमने इक्वेशंस की फॉर्म में लिमिट इसलिए अप्लाई की है क्योंकि अंदर जो फंक्शन मौजूद है वो फ़िलहाल एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं था। अगर इक्वेशन की फॉर्म में होता तो हम डायरेक्ट इस तरह की बाउंड्री लिमिट अप्लाई कर देते। तो आपको पता है कि ऐसा हम इस तरह से तब करते हैं कि जब हमारे पास जो इंटीग्रल के अंदर कंटेंट है वो एक प्रॉपर फंक्शन की फॉर्म में उसकी इक्वेशन मौजूद ना हो। इसलिए मैंने फिर इसको डायरेक्ट इक्वेशंस की फॉर्म में इसकी लिमिट अप्लाई कर दी है। तो अब सिंपली देखें, हम इसके ऊपर ये रूल अप्लाई कर रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन है और ये डेरिवेटिव है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो जब कैंसिल करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, वो एक इक्वेशन आती है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप देखें, ये आ जाएगा, इससे नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा कि x इज़ इक्वल टू ए एंड x इज़ इक्वल टू सी। ये तो x इंटीग्रल की लिमिट्स थी एज सच आ गई, इसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में ये कैंसिल हुए, तो हमारे पास फंक्शन आ गया फाई, ये फंक्शन आ गया। ये किसका फंक्शन है, x एंड y वेरिएबल का, और इसकी लिमिट्स अप्लाई कर दें। वो लिमिट्स हम पहले ही लिख चुके हैं, y इज इक्वल टू 1x एंड y इज इक्वल टू y2x इसकी अपर लिमिट है, और ये dx उसी तरह से आ गया। ये जो dx है ये इस इंटीग्रल का वेरिएबल है, और इस पूरी वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद थी उसको जब हमने सॉल्व किया है तो वो कैंसिल आउट होके इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हुए हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन की फॉर्म में आंसर आया है, और उसकी मैंने फिर यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप देखें, अब हम जस्ट सिंपल इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और ये देखें हम
लिख देते हैं a टू c, ये लिमिट्स x की हैं, उसी तरह से अप्लाई कर दी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो फंक्शन रिपीट होगा, फाई एक्स ऑफ y2 आ जाएगा। ये याद रखें कि y2 जो है ये एक पूरी इक्वेशन है, फिर माइनस फाई एक्स इंटू एक्स ऑफ y1 इंटू डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास पूरी आ गई। यहाँ पे हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं और साथ में डी एक्स लिख देते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन दोनों फंक्शंस का अलग से इंटीग्रल मौजूद है। हाँ जी, अब देखें हम जस्ट नेक्स्ट स्टेप में, मैं नंबर ऑफ़ स्टेप्स को सिर्फ अवॉइड कर रहा था, तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ ये जो इंटीग्रेशन है इसको सेपरेट कर देते हैं, इस फंक्शन के ऊपर सेपरेट और इस फंक्शन के ऊपर सेपरेट करके लिख देते हैं। तो सिंपली हम इसको यूँ लिख देते हैं कि ए ऑफ सी फाई ऑफ एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। ये देखें इसके ऊपर हमने ये सेपरेट कर दी इंटीग्रेशन और फिर माइनस लगाया, ये माइनस आ गया, और इसके ऊपर हमने ये जो इंटीग्रेशन है इसको सेपरेट करके लिख दिया। ये देखें, ये लिमिट उसी तरह से अप्लाई कर दें ए टू सी। तो ये हम सिर्फ स्पेस की कमी की वजह से इसको इस तरह से कर रहे हैं, आप जब इसको नोट डाउन करेंगे तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहरहाल इस लेवल पे कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे स्टेप करें, स्टेप्स अंदर से अगर मिस आउट कर भी देते हैं, आप डायरेक्ट भी कर देते हैं, फिर भी एक्सेप्टेड है। सो हमने जो इंटीग्रेशन थी वो अप्लाई की इसकी और उसको सेपरेट किया दोनों वैल्यूज़ के ऊपर। ये देखें इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने रेज कर दिया, ये। हाँ जी, अब देखें हम, ये लिमिट है ए टू सी और ये भी लिमिट है ए टू सी, यानी ये लिमिट भी ए टू सी है और ये लिमिट भी ए टू सी है। हमें पता है कि अगर आप इसको यूँ देखना चाहें कि ये लिमिट अगर चेंज करते हैं, इसको ए टू सी की बजाय अगर आप सी टू ए ले लेते हैं, तो हमें पता है कि जब आप लिमिट इन्वर्ट करते हैं तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। तो अगर मैं इस ए को रेज करता हूँ और सी लिखता हूँ और इस सी को रेज करके ए लिखता हूँ, तो ये प्रॉपर होल कर्व बन जाएगा ना, क्योंकि पहले दोनों लिमिट्स एक जैसी थी, वो एक ही कर्व को एक्सप्लेन कर पा रही थी ना। तो चूँकि y2 जो वैल्यू थी वो नोट करें कि y2 जो है वो सी टू ए पे अप्लाई हो रही थी, तो ये सी टू ए हो गया और ए टू सी, ये पूरा क्लोज कर्व बन जाएगा। पहले जो लिमिट लिखी हुई थी वो ए टू सी आ रही थी इस तरफ से और ये भी ए टू सी आ रही थी, तो ये हमारी एक तो कर्व तो को एक प्रॉपर मतलब रोटेशन की फॉर्म में क्लोज नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने इस लिमिट्स को चेंज किया है। अब ये एक प्रॉपर एप्लीकेबल लिमिट है जो हम एज्यूम कर चुके हैं, उसके मुताबिक हमारी वैल्यूज़ मौजूद हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू ए एंड सेकेंडली ए टू सी, तो इट विल कवर द होल ऑफ द क्लोज कर्व। नेगेटिव साइन हमने लगा दिया, यानी देखिए सी टू ए पे हमने इंटीग्रेट किया कौन सी इक्वेशन को, वाई टू एक्स को, फिर हम वाई वन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू सी। तो ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रही है इसकी हमें। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। देखें माइनस अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो आप, चले हम इसको नेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेके लिखते हैं। ये देखिए माइनस कॉमन आ गया और हमने इसको लिख दिया जी बाकी वैल्यूज़ उसी तरह से लिख दी, सी टू ए फाई ऑफ एक्स वाई टू इंटू डी एक्स प्लस ए टू सी फाई ऑफ एक्स वाई वन इंटू डी एक्स। ये माइनस कॉमन लेके हमने वैल्यू लिख दी, कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है था उनको इंक्रीज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि सिर्फ माइनस कॉमन लेना या सिर्फ लिमिट्स को चेंज करना, इससे एक स्टेप जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें जी, हमारे पास ये याद रखें कि ये जो y2 है ये पूरी एक इक्वेशन है, तो ये जो हम वैल्यूज़ अप्लाई कर रहे हैं, हम अगर इस इक्वेशन को सिंपल फंक्शन में बदलना चाहते हैं तो ये जो लिमिट्स बाहर हमने अप्लाई की है ये प्रॉपर बाउंड्री वैल्यूज़ कहलाती हैं। ये c एक बाउंड्री वैल्यू है और ये a जो है ये बाउंड्री सेकंड बाउंड्री वैल्यू है। इसी तरह से ये भी c एक बाउंड्री वैल्यू है, ये सेकंड बाउंड्री वैल्यू है,
और ये अंदर फंक्शंस मौजूद है। तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं उनको आप अप्लाई करते हैं थ्रू आउट द कर्व, यानी इंटीग्रेशन है उसको अगर थ्रू आउट द कर्व अप्लाई करते हैं तो फिर ये सिंपल फंक्शन जो y2 है इसको आप y से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी मेरी बात समझ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं ये जो फंक्शन है फाई एफ एक्स बाई टू, ये C2a कर्व को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, कैसे, माइनस तो पहले ही मौजूद है ना, तो हम इसको अगर यूँ लिख देते हैं, किस तरह से, ये देखिएगा कि हम इसके ऊपर लिमिट C2a की बजाय होल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं C2। तो हमने इसकी लिमिट जो है उसको बाउंड्री वैल्यू से हटा के एक पाथ में बदल दिया है, और वो पाथ है पूरा कर्व C2। तो इसका मतलब अब हमें अंदर जो फंक्शन है फाई ऑफ एक्स जो कि y2 लिखा हुआ था पहले, उसको जनरल एक्स वाई लिख सकते हैं, यानी उसको स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सिंपल एक फंक्शन है एक्स वाई का, और उसकी जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं वो हमने हटा के पूरे पाथ के लिए उसको इंटीग्रेट कर दिया है। ये इस तरह से लिख दिया, यानी जो y2 था उसको हमने रिमूव कर दिया है, उसको सिंपल x ऑफ y लिख दिया, एक जनरल फंक्शन आ गया। और जो स्पेसिफिकेशन कहाँ पे हमने ले आए उसको हमने C2 के अंदर कवर कर लिया। ये जो 2 था समझ ले वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब देखें ये आ जाएगा प्लस, उसी तरह से ये जो स्पेसिफिक बाउंड्री वैल्यूज़ थी इनको पूरे पाथ में जब आप बदलेंगे, पूरे पाथ की इंटीग्रेशन करेंगे, C1 पूरे कर्व की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अंदर फिर आपको x ऑफ y1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली x y लिख देंगे। ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं कैलकुलस की जो हमने जिनका यूज़ किया है। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस का साइन जो कि दोनों वैल्यूज़ पे अप्लाई हो रहा था। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है, यानी हम फाई ऑफ एक्स वाई दोनों में कॉमन फंक्शन आ गया। यही हम चाहते थे कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो कॉमन रहनी चाहिए दोनों इंटेग्रल के अंदर, जिसकी वजह से मैंने y1 और y2 को रिप्लेस किया है। और उसको जो मतलब दोनों में जो फ़र्क था, क्योंकि फंक्शन तो दोनों में कॉमन था फाई ऑफ एक्स वाई, जो डिफरेंस था वो किस चीज़ का था, वो था उनके पाथ का। तो वो पाथ C2 और C1 के अंदर कवर कर दिया गया है। अब देखें ये सिंपल एक कॉमन फंक्शन है, एक ही फंक्शन है दोनों का। इस फंक्शन को हम C2 के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसको हम C1 के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आप दोनों को इकट्ठा करें, देखिए हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक पूरा कर्व आ जाएगा C, क्योंकि C1 उसका एक पार्ट था, C2 उसका सेकंड पार्ट था, ये शुरू के अंदर हम लिख चुके हैं। तो इसलिए अगर हम इसको इकट्ठा कर देते हैं इन दोनों टर्म्स को, तो हम यूँ लिख सकते हैं दैट इज़ इक्विवेलेंट टू माइनस ये जो वैल्यू है ये है C2 इस पाथ के लिए और ये C1 इस पाथ के लिए। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो ये पूरी फाई ऑफ एक्स वाई का इंटेग्रल है फॉर द होल कर्व C। तो इसलिए हम यूँ लिख सकते हैं इसको, होल कर्व C के ऊपर इसकी इंटीग्रेशन कर दी, किस फंक्शन की, फाई ऑफ एक्स वाई की। यहाँ पे dx भी आएगा, वो हम लिख देते हैं, छूट गया था ये। तो ये होल फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई की इंटीग्रेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखें शुरू के अंदर मैंने जो टास्क लिखा था वो टास्क हमने पूरा किया है। हमने क्या किया है इसके अंदर कि हमने डबल इंटीग्रेशन से इसकी शुरू की थी वैल्यू, ये वैल्यू मैंने लिखी हुई थी पहले, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ कि हमने इस वैल्यू को करली फाई ओवर करली वाई के डबल इंटीग्रल को सॉल्व किया और हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, एक सिंगल इंटीग्रल आया है अराउंड द क्लोज कर्व C। ठीक है, जिस रीजन R को के ऊपर ये डबल इंटीग्रल अप्लाई हो रहा था उसी रीजन R की जो बाउंड्री है उसको हमने C से लिखा है, तो उसका लाइन इंटीग्रल के बराबर ये आंसर आया। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये इसके बराबर थी, यानी मैं दोबारा से अगर रीराइट करता हूँ इसको तो मैं इसको लिख सकता हूँ डबल इंटीग्रल फॉर द रीजन ऑफ R ऑफ द फंक्शन करली फाई ओवर करली वाई इंटू dx dy इज इक्वल टू माइनस क्लोज इंटीग्रल ऑफ फाई इंटू
dx। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। माइनस का साइन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट अटैम्प्ट जो हमने शुरू की थी, क्योंकि ग्रीन थ्योरम में 2 टर्म्स थी तो एक टर्म जो है उसका आंसर ये आया है। तो हमें बाकी सेकंड टर्म को दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, हम इसको खुद से ही लिख देते हैं कि सिमिलरली सेकंड टर्म क्या थी इसकी। सिमिलरली फॉर द सेकंड टर्म वो था क्लोज इंटीग्रल ऑफ फंक्शन साई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई is equal to regional or surface integral of the partial derivative of phi with respect to x into dx dy। तो आपको याद होगा, ये आप ये कह सकते हैं इसको याद करते हुए कि यहाँ पे तो माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं आ रहा। तो आपको याद होगा मैंने जब इसकी लिमिट इन्वर्ट की थी a टू c c टू a की थी ना, तो उसमें मैंने जानबूझ के पहली वाली लिमिट जो आई थी ना उसको इन्वर्ट किया था, जिससे दोनों टर्म के साइन नेगेटिव आ गए थे। तो आपने क्या कर, यानी पहले एक टर्म का साइन, फर्स्ट टर्म का साइन पॉजिटिव था हमारे पास और दूसरी का नेगेटिव था, तो मैंने पहली जो टर्म थी उसकी लिमिट इन्वर्ट की, उसमें माइनस आ गया। अब आपने क्या करना है कि यानी ये नेगेटिव साइन कैसे ख़त्म कर सकते थे हम, कि अगर पहली जो है टर्म उसका साइन तो पहले ही पॉजिटिव था, जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव थी, उसकी लिमिट को इन्वर्ट कर दें तो वो भी प्लस हो जाएगी, तो दोनों टर्म प्लस हो जाएंगी, इसलिए इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पे लिमिट इन्वर्जन की थी उस स्टेप को ज़रा दोबारा देखेंगे तो मैंने जो बात की है आपको आसानी से बिल्कुल समझ आ जाएगी कि हम इसमें पॉजिटिव साइन किस तरह से लेके आ रहे हैं और इसमें नेगेटिव साइन किस तरह से लेके आ रहे हैं। तो लिमिट की इन्वर्जन को हम अपनी पसंद से, जहाँ पे नेगेटिव साइन की ज़रूरत थी उस हिसाब से हमने लिमिट इन्वर्ट की है। इस में हमने सेकंड टर्म की लिमिट इन्वर्ट की है, तो पहली वाली टर्म पहले ही पॉजिटिव थी, सेकंड जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव टर्म ही आएगी। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई ना, एक को हमने इस तरह से प्रूव किया, हमने बोला कि सिमिलरली फॉर द सेकंड टर्म वी कुड गेट दिस रिजल्ट, सो एडिंग बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो इनकी एडिशन से हमारे पास ग्रीन थ्योरम आ जाएगा। हाँ जी, तो सिंपली ऐड कर लें इक्वेशंस 1 और 2 को। तो ये देखें, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ये इसकी लेफ़्ट साइड समझ लें कि ये साइड लाइन इंटीग्रल वाली लाइन इंटीग्रल में ऐड करनी है और डबल इंटीग्रल वाली डबल में ही ऐड करनी है, फिर ही प्रॉपर आंसर आपके पास नजर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पहले ये लिख दिया, ये आ जाएगा साई ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई प्लस फाई ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म लिख दे रीजनल इंटीग्रल ऑफ करली साई ओवर करली एक्स, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमेशा पहले लिखी जाती है, ये आ जाएगा करली साई ओवर करली एक्स, फिर बाद में नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं माइनस करली फाई ओवर करली वाई इनटू डी एक्स डी वाई। मैंने डी एक्स डी वाई कॉमन लेके इसको इकट्ठा ही लिख दिया। तो इसको देखें, अब हम सिंपली एक ही लाइन इंटीग्रेशन के अंदर इसको लिख सकते हैं इस अंदाज से कि दिस इंटीग्रेशन इज़ एप्लीकेबल, इसको ब्रैकेट की हेल्प से लिख देते हैं ना, ये मतलब ब्रैकेट का मतलब है कि दिस इंटीग्रेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर द बोथ ऑफ द फंक्शन। कौन से बोथ ऑफ द फंक्शन है, जो फाई ऑफ डी एक्स प्लस साई ऑफ डी वाई साई इंटू डी वाई, ये हमने इकट्ठा कर दिया इनको ब्रैकेट के साथ। पता चल रहा है कि दिस operator will be operate on both of these values, so that is equivalent to regional integral। ये टर्म ऐसा दोबारा से आ जाएगी, करली साई ओवर करली एक्स माइनस करली फाई ओवर करली वाई इंटू डी एक्स डी वाई। जी, ये हमारे पास ग्रीन थ्योरम का प्रूफ आ गया है कि ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन फाई एंड साई इज इक्वल टू रीजनल इंटीग्रल आर द सरफेस इंटीग्रल ऑफ देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये ग्रीन थ्योरम कहलाता है। अब बाज़ दफ़ा ग्रीन थ्योरम की वेक्टर फॉर्म लिखी जाती है, तो ग्रीन्स थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म
या फिर इसकी आप पूछ सकते हैं कि मतलब एप्लीकेशन क्या है। तो स्टोक्स थ्योरम इसकी एक्चुअली एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें हम एक वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हैं जिसमें लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला जाता है। तो ये देखें, ये ग्रीन थ्योरम की वेक्टर फॉर्म आ गई। ये आ जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर f with respect to dr is equal to surface integral of the curl of component of the curl of that vector which are normal to the surface k dot dr। यहाँ पे जो f है आप उसको सेपरेटली लिख सकते हैं कि वेयर f is equal to phi I plus psi j and r is equal to xi plus yj and k is the unit vector along z-axis and dr is equal to dx into dy। तो ये टर्म्स इसमें पुट अप की जाए तो हमारे पास एक फिर दोबारा ग्रीन थ्योरम की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी स्केलर प्रोडक्ट ही है, ये भी स्केलर प्रोडक्ट ही है, तो इन दोनों का आंसर स्केलर की फॉर्म में ही आएगा। तो ये खुलने के बाद डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास दोबारा स्केलर वैल्यूज़ ही आएंगी। तो ये वेक्टर फॉर्म कहलाती है। अब देखिए, मैंने शुरू में बोला था कि ग्रीन थ्योरम हमारी हेल्प करती है एक लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने में, या फिर सरफेस इंटीग्रल को लाइन में बदलने में। जो इंटीग्रेशन जो पार्ट भी हमारे लिए इजी होता है हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे, उसको सॉल्व करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ग्रीन थ्योरम है उसकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है। सो बच्चों, हम एक एग्जांपल यहाँ पे पुटअप की है कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस a है। आपको पता ही है ये सर्कल की इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू r²। ऐसा सर्कल जिसका ओरिजिन जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे हो, उसकी ये इक्वेशन होती है। तो ये लाइन इंटीग्रल हम पीछे सीख के आ चुके हैं, हमने उसका लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो हम इसमें देखें ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और आप हो सकता है कि इसकी मतलब डायरेक्ट इसको अप्लाई करके भी सॉल्व कर ले, लेकिन मैंने पहले बोला था जो हमारे लिए इजी होता है हम टास्क उस तरह से डेफिनेटली हमने चूँकि इसको रिलेट किया है ग्रीन थ्योरम से साथ, तो इसलिए इसको हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई करके ही निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें सोल्यूशन में जस्ट हमने f डॉट डी आर लेना है। ये देखें, ये इसका सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन में हम जस्ट f डॉट डी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वो किसके बराबर आएगी, ये देखें, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फॉर द पाथ c इज इक्वल टू f की वैल्यू लगाएं, वो है साइन ऑफ वाई जे साइन ऑफ वाई जे प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई 1 प्लस कॉस वाई इंटू जे। ये हमारे पास f की वैल्यू थी। डॉट हमारे पास डी आर जो होता है ये हमेशा डी एक्स इंटू डी वाई के बराबर होता है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ये f और डी आर की वैल्यूज़ मैंने लगा दी हैं। तो डी आर जो है वो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे के बराबर खुद से ही ज़ूम किया गया है। अच्छा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर था ना, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि वेक्टर f जो है वो एक्स और वाई कंपोनेंट्स पे मौजूद है और वैसे भी सर्कुलर पाथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वेक्टर है ये कुछ चीज़ें हमने खुद से भी मतलब फिजिकली उनको अंडरस्टैंड करना है कि जो डी आर वेक्टर है वो डेफिनेटली एक्स वाई प्लेन के अंदर से बाहर नहीं है। इस इक्वेशन से भी हमें समझ आ रही है कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर वेक्टर डी आर जो है वो हमेशा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे के बराबर होगा। तो अब आप डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। देखें, ये वैल्यू मैंने उसी तरह से लिख दी। डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर आएगा साइन ऑफ वाई डी एक्स जे डॉट जे 1 हो जाएगा और
यहाँ पे फिर दोबारा से देखें, क्योंकि इसके साथ वेक्टर के साथ दोनों कंपोनेंट, हाँ सॉरी, इसके साथ आई लिखा हुआ है, सॉरी ये आई है, ये वेक्टर आई है। तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, जे का जे के साथ डेफिनेटली, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब आप ज़रा देखें तो हम इसको ग्रीन थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें देखें एक लाइन इंटीग्रेशन है और ये पूरे पाथ के लिए, सी का मतलब है ये पूरा सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है। तो इसके अंदर एक वैल्यू के साथ डी एक्स मौजूद है और एक के साथ डी वाई मौजूद है। तो ग्रीन थ्योरम में भी तो ऐसा ही था कि एक वैल्यू जो होती है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। और जो डी एक्स के साथ वाला फंक्शन था, डी एक्स के साथ वाला फंक्शन होता है उसको हम फाई लेते थे, और जो डी वाई के साथ वाला फंक्शन होता था उसको हम साई लेते थे। तो इसलिए हम इसके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग ग्रीन्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करें। ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, है क्या? ग्रीन थ्योरम था हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस फंक्शन साई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ये ग्रीन थ्योरम है। अब आपने कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन का इस ग्रीन थ्योरम की इक्वेशन के साथ। तो दोनों का कंपैरिजन कर लें तो हमें समझ आ रही है कि हमने कौन से फंक्शन को फाई लेना है और कौन से को साई लेना है। उसके बाद फिर हमें डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव लेना है इसके रिस्पेक्ट से। तो इसलिए हम इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। वी कुड सी दैट फाई, क्योंकि मैंने बोला था डी एक्स के साथ वाला फंक्शन फाई होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे फाई साइन वाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाई इक्वल टू साइन वाई, एंड जो साई है वो किसके बराबर है? वो है एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई। ये फाई की वैल्यू लगा दी और साई की जगह पे यहाँ पे ये सारा फंक्शन है एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई। अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें करली साई ओवर करली एक्स चाहिए, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम करली फाई ओवर करली वाई ढूंढते हैं। यह आ जाएगा, सॉरी, करली फाई ओवर करली वाई। तो साइन का डेरिवेटिव डेफिनेटली कॉस वाई आएगा, ये लिख दिया। सेकेंडली हमें करली साई ओवर करली एक्स चाहिए, तो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट मानी जाएंगी, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप डेरिवेट करते हैं उसको डेरिवेट लेते हैं, बाकी सारा फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, बाकी सारी वैल्यू 1 प्लस कॉस वाई उसी तरह से कांस्टेंट के तौर पे लिख ली। तो ये 1 प्लस कॉस ऑफ वाई वैल्यू आ गई। तो ये देखें हमारे लिए ईजी हो गया अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमने इसके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई किया, तो इस पूरी वैल्यूज़ को, ये जो पूरी वैल्यू थी, आफ्टर अप्लाइंग द ग्रीन थ्योरम, देयरफॉर we could write the close integration of the sine of y into dx plus x into 1 plus cos of y into dy। इसके ऊपर हमने ग्रीन थ्योरम अप्लाई किया। ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बराबर आ गया था। ये सारी वैल्यूज़ जो हम सॉल्व करके लिख चुके हैं उसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं कि करली साई ओवर करली एक्स आएगा। यहाँ पे करली साई ओवर करली एक्स की वैल्यू लगा दे। ये करली साई ओवर करली एक्स की वैल्यू है 1 प्लस कॉस वाई, ये देखिए मैंने लगा दी। फिर माइनस लगाया खुद, ये माइनस उसी तरह से आ गया। फिर करली फाई ओवर करली वाई की वैल्यू लगाए, ये मैंने उसकी वैल्यू लगा दी, ये है कॉस ऑफ वाई, ये देखें, और इंटू डी एक्स एंड डी वाई। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक रीजनल इंटीग्रल फॉर द डी एक्स एंड डी वाई। तो डेफिनेटली
ये 1 है। डी एक्स डी वाई का मतलब है वी आर सेलेक्टिंग दी इंटीग्रेशन फॉर ए पार्टिकुलर रीजन। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर द होल सर्कुलर एरिया तो डेफिनेटली इट विल बी द एरिया, इट विल बिकम द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, और वो किसके बराबर आएगा, पाई ए स्क्वेयर के, क्योंकि इसका जो आपने रेडियस देखा था शुरू में इक्वेशन में वो ए के बराबर था। आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल ही सिंप्लीफाई हो गई थी कि आपने जब इसको इंटीग्रेट करना है तो डेफिनेटली एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ ही निकलना है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट पाई ए स्क्वायर लिख दिया है। आप सेपरेटली डी एक्स को पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसकी वैसे लिमिट्स की ज़रूरत होगी हमें, फिर वो खुद से आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में उसको देखेंगे कि कौन सी लिमिट्स हैं, फिर डी वाई की, लिहाजा हमने इसको जस्ट डायरेक्ट आंसर में पुट अप कर दिया है। तो देखिए ग्रीन थ्योरम की एप्लीकेशन में हमने देखा है कि जिस पाथ को हमारे लिए, जिस पार्ट को इजी था, डबल पाथ को इजी है हमारे लिए सॉल्व करना, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर जो लाइन इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करना आसान हो तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ग्रीन थ्योरम हमने पढ़ा और उसकी एक एग्जांपल या फिर एप्लीकेशन देखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोक्स थ्योरम और फिर डाइवर्जेंस थ्योरम।